हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो एक इंटीग्रेशन होता जिसमें हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता था, यानी कि ए से लेके बी तक का। और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो उस फंक्शन के अंदर, मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो एक्स वेरिएबल के कॉरिस्पॉन्डिंग हो। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होता था हमारे पास, कुछ भी हो सकता था जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल एक्स रहता था प्लस कुछ कांस्टेंट प्लस कुछ इंटीजर, इस तरीके से। यानी कि ऐसा होता था एक्स स्क्वायर प्लस टू, या फिर हो सकता था एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी, या ई टू द पावर एक्स, या फिर साइन एक्स, या फिर वन बाई एक्स। तो जितने भी ये सारे फंक्शन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन रहे, एफ ऑफ एक्स नहीं, ऐसा कुछ फंक्शन रहे जिसमें एक्स प्लस वाई रहे, एक्स प्लस वाई, या फिर ऐसा रहे एक्स प्लस टू एक्स वाई, या फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई, इस तरीके से। तो इस तरीके का फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हुए, तो एक हमारा होगा इंटीग्रेशन इफ ऑफ फंक्शन जो होगा हमारे पास एक्स कॉमा वाई, मतलब दोनों वेरिएबल होंगे इस फंक्शन में। और जो इंटीग्रेशन होगा डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में भी, और डी वाई यानी कि जो है वाई के रिस्पेक्ट में भी। और यहाँ पे जो लिमिट रहेगा, इंटीग्रेशन दो रहेगा, क्योंकि एक तो है हमारे पास एक्स डी एक्स का, और दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा, मतलब होता है हमारा डी वाई का। तो अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम रहे, दो इंटीग्रेशन वाला, और फंक्शन में भी दो वेरिएबल एक्स और वाई रहे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स में इंटरवल दिया हुआ है कि इफ ईच इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन अगर दो इक्वल पार्ट्स में, हमें पता है कि ट्रेपेजोइडल रूल में जो एन की वैल्यू है, हम लोग वन का मल्टीपल होता है, यानी कि वन हो सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो टू इक्वल सब पार्ट में डिवाइड हो, मतलब एन इक्वल टू टू, तो एच यानी कि क्या था हमारा स्टेप लेंथ, उसका वैल्यू हो जाता है बी माइनस ए बाई टू। अगर इस वाले इंटीग्रेशन को देखें तो बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन होता था और एन का वैल्यू बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं टू है, तो यहाँ पे टू। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन है दूसरा, जिसका हमारा लिमिट है सी से डी, यानी कि लोअर लिमिट है सी, अपर लिमिट है हमारा डी। तो इसके लिए हम लोग क्या है, एक और हमें स्टेप लेंथ लेना होगा, उसको बोलते हैं के। इसको बेसिकली इस तरीके से बोल सकते हैं, एच है हमारा स्टेप लेंथ एक्स डायरेक्शन में, और के है हमारा स्टेप लेंथ वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वाला होगा हमारा वर्टिकल। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो बेसिकली ये बना, दोनों स्टेप लेंथ हमने निकाल लिया। जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा। अब जैसे स्टेप लेंथ निकला, इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले इंटीग्रेशन को, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे जब एन का वैल्यू हमारा टू होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन में बोला जाए कि एन का वैल्यू टू है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्व करो। अगर नहीं बोला और आप खुद से मान रहे हो कि एन का वैल्यू दोनों में, एन मतलब इट्स नॉट लाइक एन कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम भी हो सकता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एन की वैल्यू को भी टू मान लिया, एम की वैल्यू को भी टू मान लिया, टू टू। तो उस केस में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी टू हो गया, यहाँ पे भी टू है, तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आई जे, इस चीज़ को अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये है क्या, किस तरीके से। क्योंकि जब हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल को यूज़ करते थे तो हमारा एक टेबल बनता था जिसमें हमारे पास एक्स का वैल्यू रहता था और फंक्शन उस एक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू होता था वो रहता था। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है। तो इसमें हो क्या होगा ना कि एक सिंपल सा टेबल नहीं बनेगा, यहाँ पे हम लोग पूरा एक का पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे। तो उस मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे, कौन से वाले को किस तरीके से लेना है, वो बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक चीज़ है यहाँ पे ईजी स्टेप के, कॉर्नर पॉइंट्स हैव वेट वन। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा, आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि ये बना हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट बेसिकली अभी के लिए यहाँ पे ये समझते हैं कि तो ये हो गया हमारे पास कॉर्नर वैल्यूज़। ठीक है। उसका वेट हमारा वन होता है, तो यहाँ पे इसको वन इंट से मल्टीप्लाई होगा। यही वाले फार्मूला को मैंने लिखा है। ठीक है। इसी फार्मूले को इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एच के बाई फोर, और कॉर्नर्स को मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो इसका वेट है वन। एज यानी कि मिडिल पॉइंट्स है वेट टू। एज यहाँ पे होगा, ये कॉर्नर को छोड़ करके, कॉर्नर जो बना, मतलब समझ लेते हैं जो मैट्रिक्स बना वो बॉर्डर वाले में, कॉर्नर को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ है उसको बोलते हैं एज या फिर बाउंड्रीज। तो एज जो है, इसका जो वेट है हमारा क्या है, टू है।
तो सबको क्या करेंगे, सारे एज को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर बचा यानी कि ये बीच वाला, इसको मिडिल या फिर इंटीरियर या फिर सेंटर बोलते हैं, इसका वेट है 4, तो +4 से मल्टीप्लाई करके इंटीरियर पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर को इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके सारे एजेस को और 4 से मल्टीप्लाई करके इंटीरियर पॉइंट को, तो ये बना हमारा फॉर्मूला। अब ये तो हो गया जब हमारा n इक्वल टू हम लोग 2 ले रहे हैं, दोनों में n की वैल्यू भी 2 और m की वैल्यू भी 2, तब हो गया ये फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग आगे बड़ा सा अपना मैट्रिक्स बना रहे हैं और n की वैल्यू को 4 ले रहे हैं या फिर हमारा कुछ भी बड़ा सा मैट्रिक्स बन रहा है, तो उस केस में क्या है, यानी कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है कि नाउ द इंटरवल इन x डायरेक्शन इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट, जो x डायरेक्शन में है यानी कि ये इसको n मान लेते हैं, एंड y डायरेक्शन इनके जो k वाला है स्टेप लेंथ उसको मान लेते हैं m इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे m लिख दिए, ठीक है, 2 नहीं ले रहे, n और m। तो जो फॉर्मूला बनेगा तो वो क्या है, वो ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि समेशन ऑफ कॉर्नर्स, मतलब जो भी कॉर्नर रहेगा, अब बेसिकली हमारा मैट्रिक्स छोटा रहे या फिर मैट्रिक्स हमारा बड़ा रहे, कॉर्नर वैल्यू तो 4 ही होंगे, 1 2 3 4 4 ही कॉर्नर वैल्यूज बनते हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो कॉर्नर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करके कर देंगे। बाकी बचे एजेस, अगर हमारे पास मैट्रिक्स छोटा है तो एजेस हमारे पास कम रहेंगे और मैट्रिक्स बड़ा है तो एजेस हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, तो जो भी एजेस रहेगा सबको ऐड करना है, मतलब समेशन करके 2 से मल्टीप्लाई करना है और इंटीरियर वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यही बन गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख लेते हैं और उसको सॉल्व करके अब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन -2 से 2 है, इंटीग्रेशन 0 से 4 है और एक फंक्शन भी दिया हुआ है और ये फंक्शन में हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है, dx और dy, तो इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करने बोला है। यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि हमें n या फिर m की वैल्यू को नहीं बोला है कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। कभी-कभी क्वेश्चन में आपके पास n और m की वैल्यू नहीं दे करके डायरेक्टली h और k की वैल्यू दी हुई रहेगी, तो वो और अच्छा है, हमें n, h और k डायरेक्टली नहीं निकालना पड़ेगा। कहीं पे n और m दिया हुआ रहता है तो फिर आपको h और k निकाल करके करना पड़ेगा। आप चाहें तो n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2 लेके बना सकते हैं, तो सिंपल सा जो हमारा छोटा वाला फॉर्मूला है जो हमने देखा था ये, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि n की वैल्यू को और m की वैल्यू को दोनों को मैं 4 लेके सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो उससे हमें समझ में आएगा कि आपको अगर बड़ा सा टेबल दे दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना लिख करके, क्योंकि y का फंक्शन भी है तो x कॉमा वाई इक्वल टू हम लोग मान लें, अब यहाँ पे y की जगह आप लोग z भी मान सकते हो, अपनी चीज़ें है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है फंक्शन को, h हमारा स्टेप लेंथ है अलॉन्ग x डायरेक्शन और k हमारा स्टेप लेंथ मान लेते हैं y डायरेक्शन में, और हम मान लेते हैं n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 4, दोनों को हम लोग 4 4 मान के बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास h का वैल्यू आएगा वो होता है b माइनस ए बाई n। तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है 4 और ये है 0। तो जो पहला होता है x डायरेक्शन में क्या है, जो इस तरफ में ये वाला इंटीग्रेशन ये रहेगा हमारा x के डायरेक्शन में और इधर वाला जो रहता है वो y के डायरेक्शन में होता है। तो इससे बनेगा h, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 0 बाई 4, तो ये आएगा वैल्यू 1 इसका। एंड जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी, k इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास d माइनस सी डिवाइडेड बाई m होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, d यानी कि 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई m यानी कि 4, तो ये भी वैल्यू आएगा मेरे पास 1 ही। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो h की वैल्यू आई है वो भी 1 है और जो k का वैल्यू आया मेरा वो भी 1 है, तो ये अच्छी बात है कि दोनों हमारा 1 बनाया है। ऐसा भी हो सकता है कि h का वैल्यू आपके पास आ जाए 0.5 और ये मतलब दोनों इक्वल ना हो कभी-कभी, तो उस केस में आपको ऐसा नहीं है हमेशा सेम आना है, अलग-अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो टेबल बनाने का होता है। तो यहाँ पे टेबल जो बनता है हमारे पास वो सिंपल सा x और y, x और f ऑफ x नहीं बल्कि मैट्रिक्स के फॉर्म में बनेगा। तो इसको मैं, तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है कुछ इस तरीके से, आपको इसी तरीके से टेबल बनाना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारा इसको लिखा है मैंने x, यानी कि मैंने बोला था x जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा और y जो होता है हमने वर्टिकली लेना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू, तो जो x हमारा यानी कि h वाला टर्म, ये h क्या है हमारा, h है हमारा अलॉन्ग x डायरेक्शन है, तो ये क्या वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, 0 से लेकर के 4 है और 1 का डिफरेंस इस पर है, स्टेप लेंथ 1 है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा 0 से और 1 के डिस्टेंस में रहेगा, 0 उसके बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3 और हमारा जो है अपर लिमिट क्या है इसका 4, तो लास्ट में 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा k है
जो हमारे पास यहाँ पे k है ये क्या है, y डायरेक्शन में है, और k का वैल्यू क्या आया है हमारे पास 1, यहाँ पे ये भी 1 ही आया है, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, -2 से लेकर के 2, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे। सो -2 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी k का वैल्यू 1 आया है, तो एक एक करके बढ़ेगा, -2, फिर इस बाद -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अगर हमारे पास h और k की वैल्यू इक्वल नहीं रहे, ठीक है, मतलब h की वैल्यू सपोज 0.5 है और k की वैल्यू 1 है कुछ इस तरीके से, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जो मेरा मैट्रिक्स बन रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर शेप में बन रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम बन रहे हैं, और 1 2 3 4 और 5 हमारे पास रो बन रहा है। तो ये बना हमारा स्क्वायर। क्योंकि बना हमारे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे h इक्वल टू के है, दो h इक्वल टू के इक्वल टू 1। अगर दोनों अलग अलग रहते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो x का डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अगर 0.5 होता है h का वैल्यू, h इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे 0 आता, फिर यहाँ पे 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4। तो मैट्रिक्स हमारा जो बनता वो कुछ इस तरीके से बनता, ऐसा। तो वो हमारा बनता रेक्टेंगल। या फिर अगर आपको अगर दिया जाए कि k का वैल्यू 0.5 होता और h का वैल्यू 1 होता, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनता। तो ये चीज़ भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ही बने, वो रेक्टेंगल भी बन सकता है। आपको वो देखना पड़ेगा कि h हमारा किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है और k हमारा किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा। जैसे ही आपने मैट्रिक्स बना लिया इस तरीके से, मतलब जो वैल्यूज़ है वो प्लॉट कर दिए, अब इसके बाद का स्टेप काफ़ी ईज़ी है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू 0, यहाँ पे 0, और y का वैल्यू -2 है। तो इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2 को पुट करके जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो ये 0 0, y की वैल्यू -2 का मतलब y स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 लिख देना है। दैट्स इट। इसी तरीके से बाकी सारे को भी आपको इसी तरीके से फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फिल करना है तो यहाँ पे क्या है, इस वाले में ऐसे देखना है। तो x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है 0। तो 2 और 0 को यहाँ पे पुट करना है और जो भी वैल्यू आ रहा है आपको यहाँ लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर x का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और y का वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे इस वाले फंक्शन में पुट करके। तो मैं पहले से इसको पुट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ थे मैंने सबको टेबल में डाल दिया है और अपना टेबल बना लिया है। इसके बाद का स्टेप है हमें अपना फार्मूला को यूज़ करना है। तो फार्मूला लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिख लिया है, वही वाला फार्मूला hk/4। कॉर्नर्स को ऐड करना है, फिर h को हम लोग को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इंटीरियर को ऐड करके हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे hk/4। h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड, इसको अंदर करेंगे। अंदर में क्या है हमारे पास, कॉर्नर्स को हमें ऐड करना है। तो कॉर्नर्स के लिए मैं यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट कर देती हूँ सबसे पहले कि ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कॉर्नर 4, 28, ये वाला हमारा कॉर्नर है, और ये भी हमारे पास कॉर्नर है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्योंकि मैंने टेबल इस तरीके से बनाया है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि कॉर्नर, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू है और ये वाली y की वैल्यू है। ठीक है, टेबल हमारा यही बना है इतना। ओके, तो जो टेबल का जो कॉर्नर है वो हमारा ये 4 होगा, ना कि ये वाले ऊपर वाले। ठीक है, वो हमारे पास x और y की वैल्यू है। तो कॉर्नर हमारा ये बन गया। तो इसको लिखेंगे, कॉर्नर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको वाइट में मैं लिखती हूँ। ये है हमारे पास 4 + 28 + 4 + 12 हो गया ये एक कॉर्नर। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके एजेस को लिखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सबके एज को सम करना है। तो एजेस हमारे पास क्या होंगे, ये तो हमारे पास है टेबल, ये हमारे पास 4 कॉर्नर हैं। बाकी जो हमारे पास बाउंड्री में वैल्यू बचे हैं, यानी कि ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं एजेस। तो इसको मैं हाईलाइट करती हूँ रेड से। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास रेड वाला, ये वाला, इधर से ये और ये है हमारा एजेस। ओके, तो इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर से लिखते हैं 7 + 12 + 19। ठीक है, उसके बाद इसको लिखते हैं, ये वाले को, ये है हमारे पास 1 + 0 + 1। ठीक है, प्लस नीचे वाले को लिखते हैं 3 + 4 + 7
ओके, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, एक और है हमारे पास, इसको भी लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 16 प्लस 13, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये तो हमारे पास हो गया। अब लास्ट में 4 इंटू इंटीरियर्स है, तो इंटीरियर को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4 इंटू इंटीरियर मतलब क्या, जो भी अंदर में बचा। अब हमारे पास अगर बड़ा सा टेबल है तो हमने कॉर्नर ले लिया, एजेस ले लिया, अब जो भी अंदर में बचा सबको हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये जो भी हमारे पास वैल्यू बचे हैं ये सारे, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये हमारे पास 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है। अगर आपको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ प्लस ही करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऐड करके लिख देना है, दैट्स इट। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर आ रहा है 112। आप लोग अपना आंसर भी मैच कर लेना। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो जो मेरा डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था उसको ट्रेपेजोइडल रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है ये। ओके, ये वाला 112। तो बस इतना ही करना था। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया गया है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। बेसिकली इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में आपको ये नहीं देखना है कि जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए वो डिफिकल्ट फंक्शन है या ईजी फंक्शन है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, एच का वैल्यू और के का वैल्यू क्या है दिया हुआ है और दोनों हमारा सेम है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, एच के इक्वल टू है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल सा छोटा सा ही टेबल बनाया है, क्योंकि एच की वैल्यू 0.5 है और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक है, तो 0.5 हमारा स्टेप लेंथ है, तो 0, 0.5 और 1 ही बनेगा, इससे ज़्यादा टेबल तो बनेगा नहीं हमारा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना और आंसर ये आएगा। ओके, इसके अलावा आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।